अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा, हमने स्टार्ट किया हुआ था फंडामेंटल्स ऑफ नर्सिंग का फर्स्ट यूनिट, नर्सिंग प्रोसेस। इसमें हमने इसके फर्स्ट टू फेजेस कंप्लीट कर लिए थे, नर्सिंग असेसमेंट और नर्सिंग डायग्नोसिस। आज हम पढ़ेंगे नर्सिंग प्रोसेस का थर्ड स्टेप या थर्ड फेज, प्लानिंग। ठीक है, प्लानिंग का चैप्टर आज के लेक्चर में हम कंप्लीट करेंगे। इसमें हम क्या देखेंगे? सबसे पहले इसकी डेफिनेशन, प्लानिंग क्या होती है, उसके बाद इसकी टाइप्स क्या क्या हैं, इसके पर्पसेस क्या हैं, और जब हम प्लान करते हैं तो क्या कैसे गोल्स सेट करते हैं, शॉर्ट टर्म गोल्स, लॉन्ग टर्म गोल्स। ठीक है, और कैसे हम आगे उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। तो ये सारा जो डिटेल है इसकी प्लानिंग के बारे में, ये हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो कूजियर की बुक से हम स्टार्ट करते हैं, चैप्टर नंबर 13। सबसे पहले हम करते हैं डिफाइन प्लानिंग। प्लानिंग क्या है? इट इज अ डेलिब्रेटिव सिस्टमेटिक फेज ऑफ द नर्सिंग प्रोसेस। अच्छा, अब जो यहाँ पे वर्ड है डेलिब्रेटिव, इसका मतलब क्या है कि ऐसा प्रोसेस जो कि हम फुल अटेंशन के साथ, फुल फोकस के साथ कॉन्शियसली परफॉर्म करते हैं। ठीक है, सिस्टमेटिक फेज है ये नर्सिंग प्रोसेस की, जो कि थर्ड फेज है। इसमें हम क्या करते हैं? डिसीजन मेकिंग करते हैं और प्रॉब्लम सॉल्विंग करते हैं। ठीक है, तो ये इसकी डेफिनेशन है प्लानिंग की। उसके बाद जब हम प्लानिंग कर लेते हैं, अपने गोल सेट कर लेते हैं, तो फिर हम क्या करते हैं? इंटरवेंशंस करते हैं, इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। अब जो इंटरवेंशन है इसकी क्या डेफिनेशन है? Nursing intervention is any treatment based upon clinical judgment and knowledge that a nurse performs to enhance patient और client outcomes। ठीक है, इंटरवेंशन क्या है कि जो भी नर्सिंग एक्शंस हैं या ऐसा कोई ट्रीटमेंट जो कि नर्स परफॉर्म कर रही है क्लाइंट के या पेशेंट की आउटकम्स को इंक्रीज करने के लिए, उसकी जो भी इटियोलॉजी है, जो भी डायग्नोज है, उसको फर्दर रूल आउट करने के लिए और उसको ट्रीट करने के लिए। ठीक है, तो ये हम इसको हम कहते हैं नर्सिंग इंटरवेंशन। आगे हमने क्या करना है? अब टाइप्स हैं प्लानिंग की, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, जो कि पेपर में भी आया हुआ है। व्हाट आर द थ्री टाइप्स ऑफ प्लानिंग? तो इसमें जो इसकी थ्री बेसिक टाइप्स हैं, इनिशियल प्लानिंग, उसके बाद है ऑन गोइंग प्लानिंग, और थर्ड पे है डिस्चार्ज प्लानिंग। ठीक है, अब आपने क्या करना है? इसके नेम से ही आपने याद करना है इनिशियल। इनिशियल का मतलब क्या है कि जैसे ही कोई पर्सन हमारे पास हेल्थ केयर फैसिलिटी में आया है, हॉस्पिटल में आया है, तो इस टाइम पे जो भी उसकी हम असेसमेंट कर रहे होते हैं, ड्यूरिंग एडमिशन असेसमेंट जो हम प्लानिंग करते हैं, उस टाइम पे प्लान ऑफ केयर डेवलप करते हैं, उसको हम कहते हैं इनिशियल प्लानिंग। ठीक है, जैसे ही हम उसकी इनिशियल असेसमेंट स्टार्ट करते हैं, उसी टाइम पे हमें जो है इनिशियल प्लानिंग स्टार्ट कर देनी चाहिए। ठीक हो गया। उसके बाद क्या है? सेकंड टाइप, ऑन गोइंग प्लानिंग। अब पेशेंट हमारे पास एडमिट हो गया है हॉस्पिटल में, तो हम उसको जो भी शिफ्ट वाइज केयर प्रोवाइड कर रहे होते हैं। जैसे अब मॉर्निंग शिफ्ट है, अपने एक जो नर्स है वो अपनी शिफ्ट पे आई है, वो अपना जो भी फंक्शंस परफॉर्म कर रही है, जो भी प्लान कर रही है उसकी केयर के बारे में, उसकी ट्रीटमेंट के बारे में, वो होती है ऑन गोइंग प्लानिंग। मतलब कि जो साथ साथ चल रही होती है शिफ्ट बाय शिफ्ट। ठीक है, डेट इज ऑन गोइंग प्लानिंग। उसके बाद यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? ऑन गोइंग प्लानिंग आल्सो अकर्स एट द बिगिनिंग ऑफ अ शिफ्ट एज द नर्स प्लान्स द केयर टू बी गिवन दैट डे। ठीक है, कि एक नर्स जो है वो अपनी शिफ्ट स्टार्ट होते ही जो अपने माइंड में पूरा डेवलप कर लेती है कि उसने आप अपनी शिफ्ट में क्या क्या नर्सिंग केयर प्रोवाइड करनी है, क्या उसने प्लान डेवलप करने हैं। ठीक है, वो होती है ऑन गोइंग प्लानिंग। ठीक है, उसके बाद थर्ड पे क्या है? डिस्चार्ज प्लानिंग। डिस्चार्ज मतलब कि जैसे ही पेशेंट डिस्चार्ज होता है, तो उस टाइम पे जो हम प्लानिंग करते हैं कि हमने क्या क्या उसको आगे फर्दर फॉलोअप के लिए आगे प्लान करवाना है, क्या क्या उसकी ट्रीटमेंट, उसको हमने सारा इंस्ट्रक्शंस देनी है। ठीक है, तो वो सारी आ जाती है डिस्चार्ज प्लानिंग के अंदर। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ एंटिसिपेटिंग एंड प्लानिंग फॉर नीड्स आफ्टर डिस्चार्ज। ठीक है, कि जो जो हमने उसको डिस्चार्ज के बाद उसको केयर प्लान देना है, जो भी उसकी हमने ट्रीटमेंट को आगे फर्दर रिजॉल्व करना है एट होम, उसके बारे में हम उसको प्रॉपर गाइड करते हैं, प्रॉपर प्लान करते हैं। दैट इज डिस्चार्ज प्लानिंग। ठीक है, तो ये हमारे पास थ्री बेसिक टाइप्स है, ये आपने अच्छे से करनी है। उसके बाद अब यहाँ पे जैसे हमने पिछली फेजेस में पढ़ा था, असेसमेंट के कुछ स्टेप्स होते हैं, डायग्नोसिस के कुछ स्टेप्स होते हैं, इसी तरह हमारे पास क्या है? प्लानिंग के भी कुछ स्टेप्स होते हैं। अब इसके कौन कौन से स्टेप्स हमने फॉलो करने हैं, जो कि हमने इस चैप्टर में डिटेल में पढ़ने हैं? इसके चार स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले हमने क्या करना है? प्रायोरिटाइज करना है क्लाइंट की प्रॉब्लम्स को। ठीक है, प्रॉब्लम्स को या डायग्नोज को। उसके बाद क्या है? सेकंड स्टेप, फॉर्मुलेट गोल्स डिजायर्ड आउटकम्स। ठीक है, हमने प्रॉब्लम को प्रायोरिटाइज कर लिया, उसके बाद हमने गोल्स फार्मूलेट करने हैं कि हमारा क्या गोल है, हम क्या चाह रहे हैं। ठीक है, तो हमने अपने गोल सेट कर लेने हैं, शॉर्ट टर्म गोल्स, लॉन्ग टर्म गोल्स, ये आगे हम पढ़ेंगे।
गोल सेट करने के बाद अब हमने अपनी इंटरवेंशन जो है वो सिलेक्ट करनी है कि हमने किस तरह का ट्रीटमेंट देना है, किस तरह की इसको इंटरवेंशंस देनी है, ये हमने सिलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद फिर हमने जब केयर प्लान बनाना होता है तो उसमें हमने लिखना होता है कि हमने ये जो इंटरवेंशन उसको देनी है, ठीक है। ये आगे मैं आपको बताऊंगी कि जो एनसीपी है, नर्सिंग केयर प्लान है, उसके क्या कंपोनेंट्स होते हैं, उसको हमने कैसे ड्रॉ करना होता है, डिजीज से रिलेटेड या जो भी उसकी डायग्नोज है उसके अकॉर्डिंग हमने कैसे नर्सिंग केयर प्लान बनाना होता है, ठीक है। तो हमने उसमें नर्सिंग इंटरवेंशंस को सिलेक्ट करने के बाद लिखना भी होता है कि हमने उसको कौन कौन सी परफॉर्म करनी है। तो ये 4 स्टेप्स हमने डिटेल में पढ़ने हैं इस चैप्टर में, जस्ट आपने यहाँ से इन लिस्ट करने हैं अभी, ठीक है। आगे हम पढ़ेंगे इसको डिटेल में। उसके बाद क्या है, अब यहाँ पे कुछ डेफिनेशंस हैं, ये आपको पता होनी चाहिए। ये जो की जो होते हैं ना हाईलाइटेड डेफिनेशंस, ये पेपर में आ सकती हैं, तो आपने ये जस्ट रीड करनी है कि जो इनफॉर्मल नर्सिंग केयर प्लान है और फॉर्मल नर्सिंग केयर प्लान, इनमें क्या डिफरेंस है, ठीक है। ये नर्सिंग केयर प्लान्स की कुछ टाइप्स हैं, कुछ फॉर्म्स हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए। जो इनफॉर्मल नर्सिंग केयर प्लान है वो क्या होता है, इट इज अ स्ट्रेटेजी फॉर एक्शन डेट एग्जिस्ट इन नर्सिस माइंड, ठीक है। मतलब ये हमारे पास कोई ऐसा प्रॉपर रिटर्न फॉर्म में नहीं होता ये नर्सिंग केयर प्लान, बट मतलब कि ये एक नर्स के माइंड में उसने डेवलप किया होता है कि उसने किस तरह की नर्सिंग केयर प्रोवाइड करनी है अपने पेशेंट को, ठीक है। वो अपने माइंड में डेवलप कर लेती है पूरा आइडिया, पूरा जो उसने एक्शंस लेने होते हैं। इसको हम कहते हैं इनफॉर्मल, ठीक है, जो कि हमारे पास कोई रिटर्न फॉर्म में या कोई कंप्यूटराइज्ड फॉर्म में नहीं होता। लेकिन जो फॉर्मल नर्सिंग केयर प्लान है वो क्या है, रिटर्न फॉर्म में होता है या फिर कंप्यूटराइज्ड फॉर्म में होता है। उसमें हम पूरा बता रहे होते हैं क्लाइंट की कि हमने उसको क्या क्या इंटरवेंशंस देनी है, क्या क्या आगे उसकी ट्रीटमेंट चलना है, ठीक है। तो ये सारा होता है रिटर्न फॉर्म में या फिर कंप्यूटराइज्ड फॉर्म में, इसको हम कहते हैं फॉर्मल नर्सिंग केयर प्लान, ठीक है। उसके बाद जो थर्ड टाइप है या थर्ड फॉर्म है इसकी, वो है स्टैंडर्डाइज्ड केयर प्लान। अब ये क्या है, ये भी हमारे पास फॉर्मल प्लान की ही एक टाइप है। इसमें हम क्या करते हैं कि जो हमारे पास पेशेंट्स होते हैं ना जिनको सेम डिजीज होती है, ठीक है, जैसे हमारे पास एक पेशेंट है एक रूम में है उसको क्या है, नमूनिया है। इसी तरह हमारे पास एक और पेशेंट है दूसरे रूम में, उसको भी निमोनिया है। तो हमने क्या करना है, जो मल्टीपल पेशेंट्स होते हैं सेम डिजीज के या सेम सेम प्रॉब्लम्स की, उनको उनके लिए हम एक ही जो है वो सेट कर लेते हैं कि केयर प्लान के हमने इन सब के ऊपर एक ही अप्लाई करना है, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं स्टैंडर्डाइज्ड केयर प्लान। जैसे अब यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है, ऑल क्लाइंट्स विद मायोकार्डियल इन्फेक्शन, ठीक है, कि हमारे पास जितने पेशेंट्स भी होंगे ना एमआई के, उन सब के लिए हम एक ही प्लान सेट करेंगे, एक ही जो नर्सिंग केयर प्लान है उसको स्पेसिफाई करेंगे, ठीक है। और हम उस उन सब के ऊपर एक ही इंप्लीमेंट करेंगे, वो होता है स्टैंडर्डाइज्ड केयर प्लान। उसके बाद क्या है लास्ट पे, इंडिविजुअलाइज्ड केयर प्लान, मतलब कि जो हर इंडिविजुअल का स्पेसिफिक होता है, उसकी स्पेसिफिक नीड्स की बेस पे, उसकी यूनिक प्रॉब्लम की बेस पे, ठीक है। ये सब का हम अपना अपना सेट करते हैं उसकी डिजीज के अकॉर्डिंग, डेट इज इंडिविजुअलाइज्ड केयर प्लान, ठीक है। तो ये हमारे पास 4 टाइप्स होती हैं नर्सिंग केयर प्लान की। आगे आपने कुछ और डेफिनेशंस यहाँ पे दी हुई हैं, वो आपने रीड करनी है, वो कौन कौन सी हैं इसमें मैं आपको दिखाती हूँ आगे, ये वाला, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे पहले ये बताया हुआ है कि जो हमने नर्सिंग केयर प्लान सेट करना होता है उसके क्या क्या फॉर्मेट्स होते हैं, ठीक है, हमने उसमें क्या क्या कंपोनेंट्स को फॉलो करना होता है। तो इसके 4 सेक्शंस होते हैं नर्सिंग केयर प्लान के। पहला क्या है सेक्शन, प्रॉब्लम नर्सिंग डायग्नोसिस, ठीक है। हमने सबसे पहले, ये मैं आगे आपको इसका टेबल भी दिखाती हूँ, 4 कॉलम्स बनाने हैं, ठीक है। उसमें सबसे पहले हमने लिखना है उसकी डायग्नोज के बारे में, ठीक है, कि पेशेंट की रियल प्रॉब्लम क्या है, उसकी क्या डायग्नोज है, ठीक है। उसके बाद हमने लिखना है नेक्स्ट कॉलम में उसके क्या हमने गोल सेट करने हैं, हम क्या चाहते हैं, ठीक है, कि उसकी हमें क्या डिजायर्ड आउटकम्स रिक्वायर है। उसके बाद थर्ड पे हमने लिखना है उसकी इंटरवेंशंस जो हमने अपनी सिलेक्ट करनी है, ठीक है, हमने कौन कौन से उसको ट्रीटमेंट देना है, कौन कौन सी इंप्लीमेंटेशन करनी है। और लास्ट पे हम करते हैं इवेल्युएशन कि हमने जो गोल सेट किए थे, जो हमने उसको इंटरवेंशंस की है, उसको कोई बेनिफिट हुआ है कि नहीं हुआ, ठीक है। तो हम इवेल्युएट करते हैं, पेशेंट के रिस्पॉन्सेज को चेक करते हैं कि उसमें कुछ चेंजेस आई हैं कि नहीं आई, ठीक है। अगर नहीं आई तो हम फर्दर जो है उसको दोबारा इसको सेट करते हैं केयर प्लान को, और ये पूरा रिसाइकल इसको हम कर देते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये 4 स्टेप्स होते हैं नर्सिंग केयर प्लान के। इसको मैं आपको दिखाती हूँ आगे, ये वाला जैसे अब ये टेबल बना हुआ है। इसमें क्या है, पहला क्या था कॉलम में कि हमने सबसे पहले उसकी जो डायग्नोज है उसको आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। उसको हमने लिखना है उसकी क्या प्रॉब्लम है, क्या उसकी नर्सिंग डायग्नोज है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि जो नर्सिंग डायग्नोज है ना उसकी 3 टाइप्स होती हैं, 1 पार्ट होती है, 2 पार्ट और 3 पार्ट। जिसमें हमारे पास प्रॉब्लम और इटियोलॉजी होती है, जस्ट वो होती है 2 पार्ट, ठीक है। और जिसमें हमारे पास तीनों कंपोनेंट्स होते हैं, प्रॉब्लम भी होती है, इटियोलॉजी भी होती है और साइन सिम्टम्स भी होते हैं, उसको हम कहते हैं 3 पार्ट स्टेटमेंट, ठीक है। तो हमने जो भी उसकी डिजीज होगी उसके अकॉर्डिंग हमें डायग्नोज सेट कर लेनी है। जैसे कि इसमें क्या है,
प्रॉब्लम बताई हुई है और साथ में इसकी सॉरी etiology बताई हुई है और साथ में क्या बताया हुआ है, डिफाइनिंग करेक्टरिस्टिक्स बताई हुई हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारे पास डायग्नोस होगी। और सेकंड पे हमने क्या करना है, गोल सेट करने हैं या डिजायर्ड आउटकम्स लिखनी है कि हमने क्या करना है, हमारे क्या गोल्स हैं। उसके बाद हमने इंटरवेंशंस अपने लिख लेनी है। ठीक है, और लास्ट में हमने इवेलुएट कर लेना है। तो ये एक पूरा फॉर्मेट होता है नर्सिंग केयर प्लान का। ठीक है, उसके बाद ये कुछ और डेफिनेशंस हैं, ये आपने रीड करनी है। रैशनल क्या होता है, ठीक है। रैशनल बेसिकली क्या है, इसको हम कहते हैं रीजन, कि हम जब कोई भी इंटरवेंशन करते हैं या हमने कोई भी सिलेक्ट कर ली है तो उसकी क्या रीजन है, हमने एविडेंस बेस्ड प्रिंसिपल को फॉलो करना होता है। ठीक है, जैसे कि मैं आपको बताती हूँ कि एक पर्सन जो है उसको फीवर है। ठीक है, अब हमने क्या इंटरवेंशन सेलेक्ट किया है कि हमने उसको स्पंजिंग करनी है। ठीक है, स्पंजिंग हमने करनी है तो इसको हमने लिख दिया नर्सिंग इंटरवेंशंस के अंदर के जो है ना, हमने स्पंजिंग अप्लाई करनी है। अब इसका रैशनल क्या है, इसकी रीजन क्या है। स्पंजिंग से क्या होता है कि जो इवेपोरेटिव इवेपोरेटिव इफेक्ट आता है, ठीक है, उससे जो पेशेंट की बॉडी है वो कूल डाउन हो जाती है। तो ये इसका क्या बता रहे हैं, रीजन बता रहे हैं, रैशनल बता रहे हैं, एविडेंस बेस्ड प्रिंसिपल को फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, तो हमने जो भी इंटरवेंशन लिखनी है उसके आगे हमने एक और कॉलम बनाना है और साथ में उसका रैशनल भी लिखना है। ठीक है, तो ये होती है इसकी डेफिनेशन। उसके बाद क्या, एक और डेफिनेशन क्या है, अ कंसेप्ट मैप। अब कंसेप्ट मैप किसको हम कहते हैं, ये बेसिकली एक डिजीज का पूरा जो होता है ना, उसकी साइन सिम्टम्स क्या हैं, उसकी ट्रीटमेंट क्या चल रहा है, उसकी पैथोफिजियोलॉजी क्या है, तो एक पूरा हम एक डायग्राम की फॉर्म में ना एक पेशेंट की डिजीज को या उसकी कंडीशन को डिस्क्राइब कर रहे होते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं आपको यहाँ से दिखाती हूँ, एक पेशेंट जो है उसको क्या है, नमोनिया। ठीक है, तो ये उसका पूरा कंसेप्ट मैप दिया हुआ है कि नमोनिया जो है उसकी टाइप्स कौन कौन सी होती हैं, उसकी क्या क्या आगे मैनिफेस्टेशंस हो सकती हैं। ठीक है, उसका ट्रीटमेंट क्या चल रहा है, उसकी डायग्नोसिस क्या क्या बन सकती हैं। तो ये एक पूरा जो उसकी एक डिजीज के बारे में सारी इंफॉर्मेशन होती है ना, उसको हम ड्रॉ कर देते हैं एक रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म में, उसको एक्सप्लेन कर देते हैं। इसको हम कहते हैं कंसेप्ट मैप। ठीक है, तो ये आपने कुछ डेफिनेशन यहाँ से कर लेनी है। आगे हम देखें तो अब ये भी डेफिनेशंस ही हैं, इसमें आपने क्या करना है, कंप्यूटराइज्ड केयर प्लान्स। ये भी आप इसके नाम से शो हो रहा होगा कि हमने ऐसा प्लान जो कि कंप्यूटर की फॉर्म में जनरेट करना है। अब या तो वो इंडिविजुअलाइज भी हो सकता है और या फिर वो स्टैंडर्डाइज्ड भी हो सकता है। ठीक है, तो हमने क्या करना होता है इसमें, बेसिकली हम ना उसकी जो डायग्नोज होती है पेशेंट की, उसको उसको अंदर एंटर करते हैं कंप्यूटर के अंदर। ठीक है, और वो जो है ऑटोमेटिकली क्या करता है कि उसके फर्दर उसकी डायग्नोज के अकॉर्डिंग उसके गोल सेट कर लेता है। ठीक है, उसमें गोल्स और इसकी इंटरवेंशंस आ रही होती हैं तो हम उसके अकॉर्डिंग जो है उसको पूरा जनरेट कर लेते हैं कंप्यूटर के ऊपर। ठीक है, तो ये सारा प्रॉपर फॉर्मेट के अकॉर्डिंग हम इसमें ड्रॉ कर लेते हैं कंप्यूटराइज फॉर्म में नर्सिंग केयर प्लान को। ठीक है, उसके बाद की कुछ और डेफिनेशंस हैं। ये क्या है, मल्टी डिसिप्लिनरी केयर प्लान। अब ये कौन सा होता है, इट इज़ अ स्टैंडर्डाइज्ड प्लान। जैसे हमने पढ़ा था स्टैंडर्डाइज्ड में कि ऐसा प्लान जो कि हम जिन पेशेंट की सेम प्रॉब्लम है, कॉमन प्रॉब्लम है, उन सब के लिए एक ही जनरेट करते हैं। ठीक है, तो ये भी इसी उसकी एक फॉर्म है, उसकी एक टाइप है मल्टी डिसिप्लिनरी केयर प्लान, जिसका दूसरा नाम क्या है, क्रिटिकल पाथवेज। ठीक है, या फिर कोलैबोरेटिव केयर प्लान। तो ये भी आपने जस्ट रीड कर लेनी है। उसके बाद आगे हम देखें तो हमारा मेजर जो इसमें क्वेश्चन था, प्लानिंग प्रोसेस। ठीक है, इसके 4 स्टेप्स हमने पढ़ने थे। उससे पहले ये जस्ट आपने यहाँ से रीडिंग करनी है कि जब हम नर्सिंग केयर प्लान बना रहे होते हैं तब उससे पहले हमें कौन कौन सी गाइडलाइंस को फॉलो करना चाहिए। ठीक है, कौन कौन सी गाइडलाइंस को नर्सिस को यूज करना चाहिए। सबसे पहले क्या है कि हमने जब भी प्लान बनाना है तो उस प्लान के जो, चाहे तो हम उसको रिटर्न फॉर्म में बना रहे हैं या फिर कंप्यूटराइज फॉर्म में बना रहे हैं, तो हमने साथ में डेट मेंशन करनी है कि हम किस डेट पे उसका बना रहे हैं, और साथ में जो नर्स बना रही है उसने अपने साइन भी करने हैं। ठीक है, जो उसको जो है ना सेट कर रही है प्लान को। उसके बाद क्या है, यूज कैटेगरी हेडिंग्स। जैसे मैंने आपको बताया कि इसके 4 कंपोनेंट्स होते हैं। पहला क्या था, डायग्नोज, उसके बाद गोल्स, डिजायर्ड आउटकम्स, उसके बाद इंटरवेंशंस और फिर इवेल्युएशन। तो नर्स ने क्या करना होता है, प्रॉपर हेडिंग्स को यूज करना होता है। ठीक है, उसके बाद क्या है, यूज स्टैंडर्डाइज्ड और मेडिकल इंग्लिश सिंबल्स एंड कीवर्ड्स रादर देन कंप्लीट सेंटेंसेस। ठीक है, कोशिश ये करनी है कि जो भी मेडिकल टर्म्स वगैरह हैं या सिंबल्स हैं उसको यूज करना है। ठीक है, जैसे कि अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ, एग्जांपल दी हुई है, टर्न एंड रीपोजिशन टू आर्ली। ठीक है, अब इसने जो नर्स ने ऐसे नहीं करना, अब यहाँ पे उसने एक सिंबल यूज की है। ठीक है, इसका क्या मतलब है, टर्न एंड रीपोजिशन द क्लाइंट एवरी 2 आवर्स। अब उसने इस पूरे कंप्लीट सेंटेंस को लिखने की बजाय उसने जस्ट ये सिंबल यूज कर लेनी है। ठीक है, तो इस तरह से मेडिकल वर्ड्स और मेडिकल सिंबल्स जो भी होती हैं वो उसने अप्लाई करनी है नर्सिंग केयर प्लान के अंदर। ठीक है, उसके बाद ये आपने सुना होगा, देखा होगा कि जो इसमें हम यूज करते हैं विद को इसको एब्रीविएट करते हैं ई के साथ। ठीक है,
ठीक है, इस तरह से आपने इसको जो है ना वो यूज़ करना है। इसके बाद स्पेसिफिक रहना है, बी स्पेसिफिक। जो भी उसकी इंटरवेंशंस है उसको हमने स्पेसिफाई करना है, प्रॉपर टाइम ड्यूरेशन हमने सेट करना है कि हमने किस टाइम में अपना गोल अचीव करना है। उसके बाद क्या, रेफर टू प्रोसीजर बुक्स और अदर सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन। हमने ये नहीं करना कि हमने अगर उसका कोई ऐसा प्रोसीजर चल रहा होता है जैसे कि ट्रैकेओस्टमी केयर है, कि हम उसका पूरे स्टेप्स लिखें कि हमने क्या क्या उसको केयर प्रोवाइड करनी है, बल्कि हम एक रेफरेंस दे दें कि आपने, अगर आप पढ़ना चाहते हैं इसके बारे में, ट्रैकेओस्टमी केयर के बारे में, तो आप उस बुक का रेफरेंस दे दें या उस इंफॉर्मेशन के बारे में आगे फर्दर रेफर कर दें। ठीक है, इस तरह से हमारी स्पेस भी ज़्यादा जो है वो सेव हो जाएगी और इसके अलावा टाइम भी हमारा सेव हो जाएगा। ठीक है, तो हम रेफरेंस दे सकते हैं। उसके बाद क्या है, हमने उसकी नीड्स के अकॉर्डिंग, उसकी करेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंग जो है वो सेट करना होता है। ठीक है, अपना केयर प्लान। आगे क्या है कि नर्सिंग केयर प्लान इनकॉर्पोरेट्स प्रिवेंटिव एंड हेल्थ मेंटेनेंस एस्पेक्ट्स। ठीक है, कि हमने जब भी उसका बनाना है नर्सिंग केयर प्लान, तो हमने अंदर प्रिवेंटिव और हेल्थ मेंटेनेंस एस्पेक्ट्स को भी फॉलो करना है। ठीक है, ताकि हम फर्दर उसको दूसरी डिजीजेस की कॉम्प्लिकेशन से प्रिवेंट कर सकें। आगे क्या है कि इंश्योर दैट प्लान कंटेन्स ऑनगोइंग असेसमेंट ऑफ द क्लाइंट। ठीक है, उसके बाद क्या है कि हमने फर्दर उसको कोलैबोरेटिव और कोऑर्डिनेटिव एक्टिविटीज के बारे में भी इन्वॉल्व करना है उसके प्लान के अंदर। ठीक है, उसके बाद इंक्लूड प्लान्स फॉर द क्लाइंट्स डिस्चार्ज एंड होम केयर नीड्स। अगर वो डिस्चार्ज फर्दर फ्यूचर में होने जा रहा है, तो हमने उसकी आगे फर्दर जो है उसने होम पे क्या क्या अपनी केयर करनी है, तो उसके बारे में भी हमने ऐड करना है उसकी नर्सिंग केयर प्लान के अंदर। ठीक है, तो ये कुछ गाइडलाइंस जो है वो नर्सिस ने फॉलो करनी होती हैं। आगे हम देखें तो क्या है, नर्सिंग हमारा जो प्लानिंग प्रोसेस है, इसमें चार स्टेप्स कौन कौन से हैं इसको हम देखेंगे अब। सबसे पहला स्टेप है सेटिंग प्रायोरिटीज। ठीक है, अब इसमें हमने क्या करना होता है, अब क्लाइंट की मल्टीपल प्रॉब्लम्स होती हैं, मल्टीपल डायग्नोसिस अगर हैं, तो हमने उसकी जो है ना डायग्नोस को प्रायोरिटाइज करना होता है कि सबसे जो लाइफ थ्रेटनिंग प्रॉब्लम है उसको हमने सबसे पहले एड्रेस करना है। ठीक है, और उससे कम जो होगी लाइफ थ्रेटनिंग उसको हमने बाद में एड्रेस करना है। ठीक है, तो हमने क्या करना होता है, बेसिकली रैंकिंग करनी होती है कि उसकी जो हाईएस्ट प्रायोरिटी कौन सी है, मीडियम कौन सी है और लो कौन सी है। ठीक है, तो हमने उसकी प्रॉब्लम्स की जो है ना उसको पहले हमने प्रायोरिटाइज कर लेना है, ताकि हम उसकी बेस पे उसको एड्रेस कर सकें। जैसे अब यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है कि एक पेशेंट जो है उसको लाइफ थ्रेटनिंग प्रॉब्लम है, जैसे कि उसको कार्डियक अरेस्ट हो गया है या कोई भी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम उसको इमरजेंसी आ गई है, तो ये किस में आता है, ये हाई प्रायोरिटी में आता है। सबसे पहले हम इसको ट्रीट करेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या है हमारे पास मीडियम प्रायोरिटी, ऐसी प्रॉब्लम जिसमें क्या है उसको कोई ना कोई एक्यूट इलनेस है या फिर डिक्रीज्ड कोपिंग एबिलिटी है, तो ये किस में आता है, मीडियम प्रायोरिटी में आता है। मतलब इसको हम बाद में ट्रीट करेंगे। ठीक है, इसके बारे में हम बाद में प्लान बनाएंगे। उसके बाद लास्ट पे क्या आता है, लो प्रायोरिटी। ठीक है, लो प्रायोरिटी जो है इसमें हमें मिनिमल नर्सिंग सपोर्ट रिक्वायर होती है, तो इसको हम लास्ट पे भी ट्रीट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमने उसकी जो प्रॉब्लम्स हैं उसको प्रायोरिटाइज करना है। जो हाईएस्ट प्रायोरिटी वाली है उसको हमने पहले एड्रेस करना है, पहले ट्रीट करना है, और जो मीडियम वाली है उसको बाद में, और जो लो वाली है उसको सबसे लास्ट पे ट्रीट करना है। ठीक है, तो इस तरह से हमने अपनी प्रायोरिटी सेटिंग करनी है। अब यहाँ से डेफिनेशन आपने करनी है, और ये जो आपने तीनों को कैटेगराइज करना है, हाई प्रायोरिटी, मीडियम और लो प्रायोरिटी। ठीक है, डिफाइन करें तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है, इट इज द प्रोसेस ऑफ इस्टेब्लिशिंग अ प्रेफरेंशियल सीक्वेंस। ठीक है, इसमें हमने सीक्वेंस को जनरेट करना होता है, सीक्वेंस को इस्टेब्लिश करना होता है फॉर एड्रेसिंग नर्सिंग डायग्नोसिस एंड इंटरवेंशंस। ठीक है, कि उसकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी डायग्नोसिस है, उसको हमने किस तरह से एड्रेस करना है, किस सीक्वेंस में एड्रेस करना है। ठीक है, उसके बाद क्या है कि नर्सेज जो है वो क्या यूज कर सकती हैं, मैस्लो हिरार्की भी यूज कर सकती हैं अपनी जो है उसको, इसकी नीड्स को प्रायोरिटाइज करने के लिए। अब आप हमने ये पहले पढ़ा था, जो मैस्लो हिरार्की है वो कौन सी होती है, इसमें पांच हमारे पास बेसिक जो है वो कंपोनेंट्स होते हैं, पांच नीड्स होती हैं इसमें। फिजियोलॉजिकल नीड्स हैं, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड्स हैं। ठीक है, उसके बाद सेल्फ स्टीम नीड्स हैं, और आगे फर्दर इसकी दो से तीन और हैं। ठीक है, तो ये पांच हमारे पास स्टेप्स होते हैं, इनकी बेसिस पे भी हम जो है उसकी जो भी उसकी प्रॉब्लम्स है उसको प्रायोरिटाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास दो मेथड्स होते हैं। उसके बाद ये जस्ट आपने यहाँ से रीडिंग करनी है कि जो जब नर्सिस ने प्रायोरिटी सेट करनी होती है, को कौन कौन सी गाइडलाइंस को, कौन कौन से फैक्टर्स को कंसीडर करना होता है, उसकी वैल्यूज क्या है पेशेंट की अपनी, उसकी बिलीव्स क्या है हेल्थ के बारे में, उसको देखना होता है, उसकी क्लाइंट्स की क्या क्या प्रायोरिटीज हैं, वो क्या चाह रहा है कि मुझे सबसे पहले इस प्रॉब्लम को ट्रीट किया जाए, या मुझे इससे ज्यादा जो है वो इश्यूज आ रहे हैं, तो हमने उसकी प्रायोरिटीज को भी अपना जो है ना माइंड में रखना है। ठीक है, उसके बाद क्या है कि
और कौन कौन से फैक्टर्स हैं, रिसोर्सेज अवेलेबल। अच्छा, हमारे पास अब जो जो भी रिसोर्सेज हैं उनको भी हमने देखना है कि इन रिसोर्सेज में रहते हुए हमने उस पेशेंट की जो है वो प्रायोरिटीज को सेट करना है और आगे उनको ट्रीट करना है। उसके बाद अर्जेंसी ऑफ द हेल्थ प्रॉब्लम, ये वही बात आ जाती है कि जो हाईएस्ट प्रायोरिटी भी होगी, जो अर्जेंट जिसकी हमें नीड होगी, उसको हम पहले एड्रेस करेंगे, ठीक है। उसके बाद मेडिकल ट्रीटमेंट प्लान, तो आगे फर्दर जो है उसकी प्रायोरिटीज को सेट करने के बाद हमने ट्रीटमेंट प्लान आगे सेट करना होता है, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि नर्सिस ने जो है ना वो फॉलो करने होते हैं या कंसीडर करने होते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या था, पहला इसका स्टेप प्लानिंग प्रोसेस का कौन सा था भला, कि हमने सेट करना है प्रायोरिटीज को, ठीक है। उसके बाद जो सेकंड स्टेप है इसका, इस्टेब्लिशिंग क्लाइंट गोल्स और डिजायर्ड आउटकम्स, ठीक है। अब हमने सेकंड स्टेप में क्या करना है, अपने गोल्स सेट करने हैं कि जो हमने क्लाइंट को इंटरवेंशंस देनी है, हम क्या चाहते हैं कि उसमें क्या क्या आगे फर्दर इंप्रूवमेंट आए, हमारे क्या क्या गोल्स हों, या हम क्या क्या आउटकम्स डिजायर कर रहे हैं, क्या क्या हम चाह रहे हैं, ठीक है। तो इसमें हमने क्या करना है, क्लाइंट गोल्स को सेट करते हुए ये अब हम देखते हैं। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, ये जो हमारे पास दो वर्ड्स है ना, गोल्स और डिजायर्ड आउटकम्स, इसको हम अगर यहाँ से देखें एग्जांपल से तो आपको समझ आ जाएगी। जो गोल्स बेसिकली है ना वो ब्रॉड होते हैं, ठीक है। जो हमारा गोल होता है, हमने पेशेंट में क्या चाह रहे हैं, जैसे अब यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है, हमारा गोल क्या है, इम्प्रूव्ड न्यूट्रिशनल स्टेटस। ये हमारा गोल है कि हमने पेशेंट का जो न्यूट्रिशनल स्टेटस है इसको इम्प्रूव करना है, ठीक है। ये हमारे पास एक ब्रॉड टर्म होती है। लेकिन जो हमारे पास डिजायर्ड आउटकम है ना वो स्पेसिफिक टर्म होती है, ठीक है। इसमें हम प्रॉपर जो है वो लिख रहे होते हैं कि हम किस तरह से उसको उसके न्यूट्रिशनल स्टेटस को इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि हमने क्या करना है, हमने उसका जो 5 पाउंड्स जो है उसका वेट गेन करवाना है इस डेट तक। हमने एक स्पेसिफिक डेट भी सेट कर लिया और अपना जो टारगेट है उसको भी सेट कर लिया, ठीक है। तो ये स्पेसिफिक हमने इसमें लिखना होता है। जबकि जो गोल है वो ब्रॉड होता है, उसमें जस्ट हमने ये बताना है कि हमने अपने क्लाइंट का जो न्यूट्रिशनल स्टेटस है उसको इंप्रूव करना है या उसको इन्हांस करना है, ठीक है। तो ये हमारे पास गोल्स और डिजायर्ड आउटकम्स में डिफरेंस होता है। आगे यहाँ पे इसको पूरा लिखा हुआ है एक स्टेटमेंट के अंदर, गोल को भी और डिजायर्ड आउटकम को भी, इंप्रूव्ड न्यूट्रिशनल स्टेटस। अब ये क्या है, गोल है, एज एविडेंस्ड बाय। अब इसको हमने दोनों को कनेक्ट करना होता है किसके साथ, एज एविडेंस्ड बाय के साथ, ठीक है। इन दोनों को आपस में लिंक करना होता है। उसके बाद ये हमारा जो था डिजायर्ड आउटकम, कि हमने 5 पाउंड्स जो है उसका वेट गेन करवाना है बाय द April 25, ठीक है। तो ये इसकी एक प्रॉपर एग्जांपल यहाँ पे दी हुई है। इसमें हमने गोल सेट करने होते हैं, डिजायर्ड आउटकम सेट करनी होती है, ठीक है। उसके बाद क्या है कि अब भी जो हम गोल सेट करते हैं इसके क्या क्या पर्पसेस होते हैं। सबसे पहला पर्पस तो ये होता है कि हम ये हमें डायरेक्शन प्रोवाइड करता है कि हमने आगे फर्दर जो उसकी प्लानिंग करने जा रहे हैं, उसकी जो हम गोल सेट करने जा रहे हैं, शॉर्ट टर्म गोल्स और लॉन्ग टर्म गोल, उसके बारे बारे में हमें ये गाइड कर देते हैं, ठीक है, कि हमारे क्या गोल्स हैं फ्यूचर में और क्या डिजायर्ड आउटकम्स हैं। उसके बाद क्या है, सर्व एज क्राइटेरिया फॉर इवेलुएटिंग क्लाइंट प्रोग्रेस, ठीक है। अब ये इसका बेसिक पर्पस है। ये हमें बता देता है कि हम किस तरह से क्लाइंट की प्रोग्रेस को इवेलुएट कर सकते हैं। जैसे कि अगर हमारे गोल जो हमने सेट किए हैं वो हमने अचीव कर लिए हैं, तो मतलब कि हम उसकी क्लाइंट की प्रोग्रेस को इवेलुएट कर सकते हैं। अगर गोल्स अचीव हो गए हैं तो मतलब कि क्लाइंट प्रोग्रेस कर रहा है, ठीक है। अगर गोल्स अचीव नहीं हुए तो हम उसको फर्दर उसके ऊपर दोबारा इंप्लीमेंट करेंगे उन गोल्स को, ठीक है। तो इस तरह से हम इवेलुएट कर सकते हैं उसकी प्रोग्रेस को गोल्स के थ्रू, ठीक है। उसके बाद क्या, इनेबल द क्लाइंट एंड नर्स टू डिटरमाइन व्हेन द प्रॉब्लम हैज बीन रिजोल्व। ये भी वही बात है कि हमने चेक करना होता है कि पेशेंट की जो प्रॉब्लम है वो रिजोल्व हुई है कि नहीं हुई, अपने गोल्स को देखते हुए, ठीक है। उसके बाद क्या है, लास्ट पे हेल्प मोटिवेट द क्लाइंट एंड नर्सिस बाय प्रोवाइडिंग अ सेंस ऑफ अचीवमेंट। ये भी वही बात है कि जब एक हमने गोल सेट किया, वो हमने अचीव कर लिया, तो हमें एक मोटिवेशन मिलती है कि हाँ हम अपने गोल्स को अचीव हमने कर लिया है। तो नर्स को भी एक सेटिस्फेक्शन मिलती है और क्लाइंट को भी मोटिवेशन मिलती है, ठीक है, कि जब वो अपने गोल्स को अचीव करते हैं तो उनको सेंस ऑफ अचीवमेंट जो है उनकी इन्हांस होती है। तो ये इसके कुछ पर्पजेज होते हैं, ये आपने रीड करने हैं। उसके बाद अब यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो हमने गोल सेट करने हैं उसकी दो टाइप्स होती हैं, शॉर्ट टर्म गोल्स होते हैं और लॉन्ग टर्म गोल्स होते हैं। जो शॉर्ट टर्म गोल्स होते हैं, ये आपको इसके नाम से शो हो रहा होगा कि जो हमारे पास कोई भी एक्यूट डिजीज है ना, या शॉर्ट टर्म डिजीज है उसको, तो हम उस टाइम पे शॉर्ट टर्म गोल सेट करते हैं। या फिर ऐसा गोल जो कि हम एक्यूट के सेटिंग के अंदर जो है उसको सेट कर रहे होते हैं, ठीक है, कि हमने पेशेंट की जो है उनकी इमीडिएट नीड्स को अर्जेंट बेसिस पे अब उसको जो है वो ट्रीट करना है। तो हमने गोल कौन से बनाने हैं, शॉर्ट टर्म गोल्स बनाने हैं, ठीक है। तो उसके बाद जो लॉन्ग टर्म गोल्स होते हैं, लाइक पेशेंट को जो है वो कोई ना कोई
क्रोनिक हेल्थ प्रॉब्लम है, ठीक है, तो हमने उसके बारे में लॉन्ग टर्म गोल सेट करने होते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए उसके जो है ना वो गोल्स बनाने होते हैं। ठीक है, तो ये इनमें मेजर डिफरेंस होता है कि जो हमारे पास कोई ऐसी प्रॉब्लम जो कि एक्यूट प्रॉब्लम है, ये एक्यूट के सेटिंग के अंदर हम पेशेंट को ट्रीट कर रहे हैं, तब हम बनाते हैं शॉर्ट टर्म गोल्स। अगर एक पेशेंट को हमारे पास कोई भी क्रोनिक हेल्थ प्रॉब्लम है, ठीक है, या फिर हमने उसको कोई भी जैसे होम्स के अंदर रखा हुआ है या कोई भी रिहेबिलिटेशन सेंटर्स हैं, तो वहाँ पे लंबे लंबे अरसे तक जो है पेशेंट स्टे कर रहे होते हैं, तो हम वहाँ पे लॉन्ग टर्म गोल सेट करते हैं। तो ये हमारे पास मेजर डिफरेंस होता है, ठीक है, ये आपने याद रखना है। उसके बाद क्या है, ये हमारा हो गया सेकंड स्टेप, जिसमें हमने देखा कि हमने गोल्स और डिजायर्ड आउटकम्स को एस्टेब्लिश करना होता है। उसके बाद ये भी जस्ट आपने रीड करना है कि जो हमारे पास गोल्स और डिजायर्ड आउटकम्स होते हैं ना, उसकी जो कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे कि स्टेटमेंट मैंने आपको बताया था, इसमें जो भी इसके कंपोनेंट्स होते हैं उसमें चार होते हैं। सब्जेक्ट होता है पहले, उसके बाद वर्ब हमने यूज करनी होती है, उसके बाद कंडीशंस कुछ अप्लाई करनी है, और फोर्थ पे क्या है, हमने डिजायर्ड परफॉर्मेंस का क्राइटेरिया बताना होता है। ठीक है, ये जस्ट मैं आपको एग्जांपल दूंगी तब आपको समझ आएगी। जैसे अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये कंपोनेंट्स ऑफ गोल्स और डिजायर्ड आउटकम्स, इसके चार कंपोनेंट्स होने चाहिए। पहला क्या है, सब्जेक्ट, ठीक है, जैसे कि अब यहाँ पे एग्जांपल दिया है क्लाइंट, सब्जेक्ट जो है वो क्लाइंट ही होता है हमेशा। उसके बाद हमने वर्ब यूज करनी है कि जो क्लाइंट के उसके ऊपर इंप्लीमेंट हो रही होती है, उसकी प्रॉब्लम के ऊपर या उसकी जो भी डायग्नोज है उसके ऊपर। तो इसमें क्या है, ड्रिंक्स, ठीक है, ये ड्रिंक है, ईट है, एडमिनिस्टर, वॉक्स, ठीक है, ये सारी हमारे पास क्या वर्ब्स हम यूज कर रहे हैं। उसके बाद कंडीशंस जो हमने फुलफिल करनी है, टू 2500 ml ऑफ फ्लूइड, ठीक है, ये कंडीशन आ जाएगी। उसके बाद क्या है, क्राइटेरिया, कि क्राइटेरिया ये है कि ये जो फ्लूइड है वो किस मतलब कि इसमें हम देखते हैं कि डेली बेसिस पे उसने लेना है या जो है वीकली बेसिस पे हमने उसकी जो है वो, इसमें बेसिक हमने टाइम लिख रहे होते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है, जो गोल है उसके चार कंपोनेंट्स हो गए, सब्जेक्ट, वर्ब, कंडीशन और क्राइटेरिया ऑफ डिजायर्ड परफॉर्मेंस। ठीक है, तो इस तरह से हमने चारों को याद रखना है। ये हो गया इसके चार कंपोनेंट्स। आगे हमने देखना था इसका थर्ड स्टेप कौन सा होता है, प्लानिंग प्रोसेस का, सिलेक्टिंग नर्सिंग इंटरवेंशंस। ठीक है, अब हमने क्या किया, पहले हमने उसकी प्रायोरिटी सेट कर ली, उसके बाद हमने गोल्स इस्टेब्लिश कर लिए, लॉन्ग टर्म गोल्स करने थे या शॉर्ट टर्म गोल्स करने थे। अब थर्ड पे हमने क्या करना है, अब नर्सिंग इंटरवेंशंस को सिलेक्ट करना है। ठीक है, कि हमने अब हमने आगे इम्प्लीमेंटेशंस करनी है, इंटरवेंशंस करनी है, तो हमने सिलेक्ट करना है। अब जो हम सिलेक्ट करते हैं वो कुछ हमारे पास फैक्टर्स हैं जिनकी बेसिस पे हम सिलेक्ट करते हैं। जैसे कि अब यहाँ पर लिखा हुआ है कि हम क्यों नर्सिंग इंटरवेंशंस को सिलेक्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा फोकस होता है कि हमने जो भी उसकी प्रॉब्लम है ना क्लाइंट की, या उसकी जो भी इटियोलॉजी है, कॉजेज हैं डायग्नोसिस की, उसको हमने एलिमिनेट करना होता है। पहला हमारा मेजर फोकस यही होता है इंटरवेंशंस करने का। ठीक है, दूसरा फोकस क्या हो सकता है कि हमने उसकी सिम्टम्स को ट्रीट करना है। ठीक है, उसकी जो भी साइन सिम्टम्स आ रही हैं, जो भी डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स उसके अंदर प्रेजेंट है, उसको हमने ट्रीट करना है। तो ये हमारे पास सेकंड फोकस होगा इंटरवेंशंस करने का। थर्ड पे क्या है कि हमने उसके जो रिस्क फैक्टर्स है ना, ठीक है, जो उसकी प्रॉब्लम्स के बारे में रिस्क फैक्टर्स हैं उसको हम रिड्यूस करना चाह रहे हैं, तब हम इंटरवेंशंस परफॉर्म कर सकते हैं। ये तो ये इसके कुछ पर्पसेस बताए हुए हैं कि हम क्यों नर्सिंग इंटरवेंशंस करते हैं। ठीक है, या तो उसकी प्रॉब्लम को रिड्यूस करने के लिए, या साइन सिम्टम्स को ट्रीट करने के लिए, और या फिर रिस्क फैक्टर्स को रिड्यूस करने के लिए। ठीक है, ये हो गया इसका थर्ड स्टेप। उसके बाद आगे, अच्छा ये अब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जो नर्सिंग इंटरवेंशंस है ना उसकी तीन टाइप्स कौन कौन सी होती हैं। सबसे पहले है इंडिपेंडेंट इंटरवेंशंस, ठीक है, उसके बाद है डिपेंडेंट इंटरवेंशंस, और लास्ट पे है कोलैबोरेटिव इंटरवेंशंस। ठीक है, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें से काफी दफा जो है ये क्वेश्चन आया हुआ है। टाइप्स ऑफ नर्सिंग इंटरवेंशंस, तो ये हम पढ़ते हैं। सबसे पहले क्या है, इंडिपेंडेंट। अब जो इंडिपेंडेंट इंटरवेंशंस ऐसी होती हैं जो कि नर्सिस अपनी नॉलेज की बेस पे, अपनी स्किल्स की बेस पे परफॉर्म कर रही होती हैं। ठीक है, जैसे अब यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है कि वो जो भी जो है ना पेशेंट को केयर प्रोवाइड कर रहे हैं, कर रही हैं, या फिर उनको टीचिंग प्रोवाइड कर रही हैं, काउंसलिंग कर रही हैं उनकी, ठीक है, उनको इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड कर रही हैं, तो ये सारी वो क्या कर रही हैं, इंडिपेंडेंटली जो है वो सारा कुछ परफॉर्म कर रही हैं। ठीक है, किसी की हेल्प के बगैर या किसी की कोलेबोरेशन के बगैर, ये सारी होती हैं इंडिपेंडेंट इंटरवेंशंस। ठीक है, उसके बाद जो सेकंड टाइप है हमारे पास, डिपेंडेंट इंटरवेंशंस। डिपेंडेंट का मतलब क्या है कि ये किसी के साथ जो है ना वो किसी के सुपरविजन में या किसी की ऑर्डर्स को फॉलो करते हुए जो नर्सेज अपने एक्शंस लेती हैं या अपनी इंटरवेंशंस कर रही होती हैं, उनको हम कहते हैं डिपेंडेंट। ठीक है, जैसे अब मेडिकेशंस वगैरह, मेडिकेशन जो है वो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं, उसको नर्सेज ने फॉलो करना होता है, तो उसके बाद वो जो इंटरवेंशंस करती हैं वो होती हैं डिपेंडेंट। ठीक है, उसके बाद जो भी डॉक्टर कहते हैं कि आपने इस बच्चे की ये लैब्स लेनी है, ये सैंपल लेने हैं, तो वो जो उसको फॉलो करती हैं नर्सिस, वो होती हैं डिपेंडेंट इंटरवेंशंस। ठीक है, तो जो भी वो सुपरविजन, अंडर सुपरविजन या फिर किसी के ऑर्डर्स को फॉलो करते हुए अपनी एक्टिविटीज करती हैं, उनको हम कहते हैं डिपेंडेंट इंटरवेंशंस। ठीक है, उसके बाद थर्ड टाइप क्या है, कोलैबोरेटिव।
कोलैबोरेटिव का मतलब क्या है कि ऐसे एक्शंस जो कि नर्सेज परफॉर्म करती हैं बाय द कोलैबोरेशन विद द अदर हेल्थ केयर टीम मेंबर्स, ठीक है। मतलब वो कोलैबोरेट करती हैं दूसरे टीम मेंबर्स के साथ, उनकी हेल्प के साथ जो है वो अपने एक्शंस परफॉर्म करती हैं। जैसे कि अब एक नर्स है वो कोलैबोरेट करती है एक न्यूट्रिशनिस्ट के साथ, ठीक है, कि वो प्रॉपर डाइट प्लान बनवा सके उस पेशेंट से रिलेटेड, उसकी डिजीज से रिलेटेड, ठीक है। या फिर वो किसी थेरापिस्ट के साथ कोलैबोरेट करती है कि वो उसको प्रॉपर एक्सरसाइज के बारे में एजुकेट करे, ठीक है। तो वो जो कोलैबोरेशन के साथ अपनी एक्टिविटीज करती है उसको हम कहते हैं कोलैबोरेटिव इंटरवेंशंस, ठीक है। तो ये हमारे पास तीन टाइप्स थी इसकी। आगे हम देखें तो हमारा लास्ट स्टेप रह गया अब राइटिंग नर्सिंग इंटरवेंशंस, ठीक है। हमने सिलेक्ट कर ली हमने कौन कौन सी इंटरवेंशंस करनी है, और हमने ये भी देख लिया कि हमने इंडिपेंडेंट करनी है, डिपेंडेंट करनी है, या फिर कोलैबोरेटिव करनी है। तो सिलेक्ट करने के बाद अब हमने उसको राइट करना है अपने नर्सिंग केयर प्लान के ऊपर, ठीक है। तो ये हमारा लास्ट स्टेप होता है नर्सिंग प्रोसेस का, कि हमने चूज करने के बाद, सिलेक्ट करने के बाद लास्ट पे उनको राइट करना होता है अपने नर्सिंग केयर प्लान के ऊपर। तो इस तरह से हमारे ये चार स्टेप होते हैं नर्सिंग केयर प्लान या प्लानिंग प्रोसेस के, ठीक है। तो ये हमारा चैप्टर जो है वो यहाँ तक कंप्लीट हो गया है, जिसमें हमने देखा सबसे पहले डेफिनेशन देखी, इसकी हमने टाइप्स देखी, आगे हमने इसकी कुछ गाइडलाइंस जो हमने फॉलो करनी होती हैं ड्यूरिंग फॉर्मेटिंग ऑफ नर्सिंग केयर प्लान, ठीक है। आगे हमने इसका पूरा प्रोसेस पढ़ा। तो ये चैप्टर हमारा यहाँ तक कंप्लीट हो गया। आगे हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में इसका फोर्थ फेज कौन सा होता है, इम्प्लीमेंटिंग एंड इवेलुएटिंग, ठीक है। ये इसके दो हमारे रह गए हैं। तो इस तरह से हमारा ये नर्सिंग प्रोसेस का पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। आज का लेक्चर हमारा यहाँ तक था। इसमें मैंने आपको बता दिए कौन कौन से क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं एससीक्यूज के लिहाज से, ठीक है। तो आपने ये पूरा अच्छे से रीड करना है और ठीक है लेक्चर पूरा सुनना है इसके बाद। और कोई भी आपका क्वेश्चन हो या कुछ आपको समझ ना आए तो आपने मुझसे ग्रुप में पूछ लेना, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज।